नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आप सभी को हमारी तरफ से, डीबी लाइव की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में लगातार तमाम अपडेट आ रहे हैं। नव वर्ष पिछले साल से लेकर अब तक जो राजनीतिक घटनाएं हैं वो जारी हैं, जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है वो भी जारी है। और सबसे बड़ी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है बिहार में। उससे पहले महाराष्ट्र में चल रही थी, लेकिन अब उस कड़ी में एक और राज्य जुड़ गया है और वो है उत्तर प्रदेश। तो बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल चल रही है एनडीए के भीतर, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भीतर, जो इस समय सहयोगी दलों के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच उठापटक चल रही है, उसके निहितार्थ बहुत दूर तक देखे जा रहे हैं। और खास तौर पर इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि बिहार उसका जो केंद्र बिंदु यानी एपी सेंटर बना हुआ है उस राजनीतिक उथल पुथल का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी बता रही है कि वो कुछ करने जा रहे हैं, सब कुछ तय कर चुके हैं, वो घोषणा करनी बाकी है। और इधर उत्तर प्रदेश में भी एक एनडीए के भीतर एक बड़ी उथल पुथल की खबर आ रही है। राज्य के कैबिनेट मंत्री ने सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी अधिकारी और एक बेहद करीबी पुलिस ऑफिसर के ऊपर निशाना साधा है उन्होंने कि जो उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, संदेह के घेरे में रखा जा रहा है और अगर उनको कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। इस तरह की बातें उन्होंने सार्वजनिक रूप से की हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारी जांच करा ली जाए सीबीआई से। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ट्वीट किया है और उसमें राज्य के सूचना निदेशक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से एक अपील की है कि उनके सारी जांच जो भी आरोप लग रहे हैं उसकी जांच करा ली जाए कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। यह भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको इसलिए अपमानित किया जा रहा है या उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है या उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल जारी है उसमें एक नई खबर पता चल रही है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बीच मुलाकात होने वाली है। अमलेंदु जी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे कि क्या खबरें चल रही हैं। लेकिन बिहार जिस तरह से एनडीए की राजनीति की उथल पुथल का एक केंद्र बना हुआ है, उसका असर पूरे देश में देखा जा रहा है, पूरे एनडीए गठबंधन पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी। हाँ समीर जी, पूरे देश में एनडीए में अब दरारें साफ साफ दिखने लगी हैं और दरारें अब चौड़ी खाई बनती चली जा रही हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो नीतीश कुमार निभा रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरीके से पूरा इस एनडीए को तोड़ने की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं और काफी कुछ वो तैयारियां कर रहे हैं और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि वो पैर जो है अब बाहर भी फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो जिक्र आपने किया वो भी आपको समीर जी बता दिया जाए कि अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, अपना दल एस की जो मुखिया हैं उनके पति आशीष पटेल हैं और वो योगी सरकार में मंत्री हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल और नीतीश कुमार सजातीय हैं, एक ही जाति के हैं। और उधर महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी जो है सजातीय से ही समझे जाते हैं, क्योंकि वहाँ मराठा कुंबी जो है वो होते हैं, तो वहाँ भी जो है वो ये तालमेल होता है, वो आपस में एक दूसरे को यही मानते हैं। तो ये समीर जी जो नए समीकरण तैयार हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार अब ये नए समीकरण तैयार कर रहे हैं और इसके लिए मोदी सरकार अब खतरे में घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। इधर मोदी और योगी की जंग के बीच में उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसमें भी नीतीश कुमार ने हाथ तापना शुरू कर दिया है और इसको वो हवा दे रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है वो विषाद बिछा रहे हैं कि बिहार में तो पलटी मारेंगे ही, लेकिन बिहार में पलटी मारने के साथ साथ केंद्र में भी जो है वो पलटा हो जाए सब कुछ और मोदी जी भी धड़ाम हो जाए, इसकी भी तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। इधर खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार की शायद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात तय है, लेकिन उसके लिए सही अवसर की तलाश की जा रही है। कोई ऐसा अवसर ढूंढा जा रहा है कि मुलाकात भी हो जाए और पहले से वो कयासबाजी भी उसके ना होने पाए कि साहब ये इसलिए हो रहा है। तो वो अवसर तलाशा जा रहा है कि किस अवसर पर लालू और नीतीश की मुलाकात हो और उस मुलाकात में ही सारी चीजें तय हो जाएंगी और उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा धमाका करेंगे। यानी जो
अमलेंदु जी, ये बात हो रही है कि 14 जनवरी की जो डेडलाइन है, हालांकि वो डेडलाइन कहीं दी नहीं गई है, लेकिन नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, जिस तरह से वो काम करते हैं, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार कोई बड़े फैसले का ऐलान करेंगे, जिसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, तैयार हो चुकी है और उस पर पूरी तरह से अमल हो चुका है। लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की दूरियां और कांग्रेस के साथ नजदीकियां, और कांग्रेस के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ भी जिस तरह की नजदीकियां दिखाई पड़ रही हैं, उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि जिन राजनीतिक परिवर्तनों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, वो सारी चीजें उनको अंजाम दिया जा चुका है, उसकी घोषणा करना बाकी है। जिस तरह से आरजेडी नेताओं के यानी तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कमजोर पड़ी है और सीधे तौर पर उनका निशाना अब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है, खासतौर पर बिहार में जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों पर जो कुछ हमले हुए, जो उनके खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर जो पानी की बौछारें की गई, उनको भगाया गया, बीपीएससी आंदोलन, बीपीएससी के एग्जाम को दोबारा कराने की मांग को लेकर जो छात्र वहां आंदोलन कर रहे हैं, इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी कुमार ने अचानक नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है। यह साफ दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी पहले से ही सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए है। इससे यह पता लग रहा है कि नीतीश कुमार जो तैयारी कर रहे थे वो तैयारी अब पूरी हो चुकी है, यानी वो अपने गठबंधन को बदलने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसकी बदलने की शुरुआत हो चुकी है, घोषणा उसकी बाकी है, यह साफ दिखाई पड़ रहा है। और अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनडीए के गठबंधन के भीतर बड़ी दरार दिखाई पड़ रही है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी या जो अपना दल एस है, वो उस पार्टी के भीतर, हालांकि इसकी शुरुआत अमलेंदु जी लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से ही हो गई थी। आपको याद होगा कि तमाम भर्तियों में आरक्षण को लेकर, ओबीसीज को लेकर अनुप्रिया पटेल ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन कुछ दिन के लिए यह मामला शांत पड़ गया। और अब जिस तरह से आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं राज्य के सूचना, हम उनका ट्वीट एक बार देखेंगे, आपको दिखाएंगे इस स्क्रीन पर कि किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अधिकारी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उससे यह साफ दिख रहा है कि घटा एनडीए के में क्या चल रहा है। वो लिख रहे हैं आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा मंत्री है, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है और अपना दल एस के नेता है। वो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी और तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार्य है। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह को झूठ, फरेब और मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। यदि यह विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। और भी उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि अगर वो चाहे तो इसकी सीबीआई जांच करा ले। और आखिर में उन्होंने जो बात लिखी है, लंबा चौड़ा ये ट्वीट है, उसमें वो लिख रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में नहीं है बल्कि लड़ने वालों में से है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात कि यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र, दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। यह बहुत बड़ी बात लिखी है आशीष पटेल ने। अमलेंदु जी, जिस सरकार में वो एक कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पत्नी केंद्र सरकार में मिनिस्टर है, वो अपनी ही सरकार के एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उस फोर्स पर अपने खिलाफ किसी दुर्घटना की आशंका जाहिर कर रहे हैं। क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है समीर जी की भारतीय जनता पार्टी में षड्यंत्र अब किस हद तक पहुंच गए हैं और किस तरीके से जो सरकारें हैं बीजेपी की वो काम कर रही है, इसकी तरफ दिखाता है। यानी उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से आता है, वो खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे नजदीकी दो अफसरों के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है। एक शिशिर सिंह जो सूचना के हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप है, और दूसरा जो एसटीएफ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर ज्यादा मामला है। और ये
ट्वीट कब आया है समीर जी कि जब पूरे देश में जो है साहब जश्न मनाया जा रहा था कि साहब नया साल आने वाला है, उस समय वो जो है इसको ट्वीट करते हैं 31 दिसंबर को। यानी ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि बहुत कुछ अंदर अंदर चल रहा है। और जो उसमें महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है समीर जी, कहा है कि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ, यानी सामाजिक न्याय से इसको जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। जातिगत जनगणना के सवाल पर भी अनुप्रिया पटेल जातिगत जनगणना का समर्थन कर चुकी हैं। जी हाँ। तो यानी नीतीश कुमार के साथ अब देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल ये भी साथ जुड़ने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार अब कोई बड़ा खेल जो है सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी करने जा रहे हैं। इसके अब साफ संकेत इस जंग से दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी, क्योंकि इस तरीके के आरोप लगाना किसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यह साफ तौर पर जाहिर करता है कि सब कुछ अंदर ठीक ठाक नहीं है। और इसको अब नीतीश कुमार हवा दे रहे हैं कि ठीक है, यूपी में भी बदला लेंगे, केंद्र में भी बदला लेंगे और बिहार में तो बदलेंगे ही बदलेंगे। और इसका एक और इसका मैसेज जो ये आशीष पटेल का ट्वीट है अमलेंदु जी, और आशीष पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में, यानी वहां भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों के बीच में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक और चीज दिखाई पड़ रही है, और वो है कि उत्तर प्रदेश में राज्य नेतृत्व और बीजेपी का और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, इन दोनों के बीच में जिस तरह की टसल चल रही है उसका भी ये जीता जागता एक नमूना है। लगातार लोकसभा चुनाव की हार के बाद यह दबाव बन रहा था कि हार की जिम्मेदारी डाली जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि उनके नाम पर, उनके चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। और उधर केंद्र सरकार की ओर से यह दबाव डाला जा रहा था कि नहीं, राज्य की नीतियों की वजह से चुनाव हारा गया। उसमें अनुप्रिया पटेल भी शामिल थी, जो यूपी की योगी सरकार पर यह आरोप मढ़ने की कोशिश कर रही थी और चुनाव परिणाम के बाद लगातार वो योगी सरकार पर हमलावर रही। लेकिन ये लड़ाई चल रही थी, पिछले कुछ दिनों से शांत थी, लेकिन अब यह भी लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी जो पलटवार करने की स्थिति है, तो किस स्तर तक जाकर वो पलटवार कर सकते हैं। जिन लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की, उनके खिलाफ वो किस तरह से मोर्चा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी के भीतर जो आंतरिक लड़ाई चल रही है राज्य और केंद्र स्तर पर, या जिसको कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी बनाम अदर्स, वो लड़ाई जो चल रही है वो भी बहुत मायने रखती है इस समय में। चूंकि जो 240 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी है और वो अपने सहयोगियों के दम पर ही सरकार बनाने में सफल हुई है और तभी तक टिकी है जब तक ये दल चाह रहे हैं, उस स्थिति में पार्टी के भीतर अगर बगावत के स्वर उठ रहे हैं तो ये उसके लिए बड़े खतरे की एक घंटी इसको कह सकते हैं बज रही है। बिल्कुल एक बड़ी घंटी बज रही है समीर जी। और जो आपने जिस तरह इशारा किया कि गुजरात लॉबी के खिलाफ जिस तरीके से हो रहा है, आप देखिए कि जो 20 सांसद गायब रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर मतदान के दौरान, उनमें जो नाम आ रहे हैं, 3 जो बड़े नाम आ रहे हैं वो कौन है? नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह। 3 राज्यों से ये नाम आ रहे हैं। और ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो चीजें वहां भी बदल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें हो रही हैं, नीतीश कुमार उसमें भी एक तरीके से कहा जाए वो आग में घी डालने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की निगाहें जो हैं अब वो सब तरफ टिकी हुई हैं और नीतीश कुमार अब कुछ ना कुछ जो है बड़ा खेल मोदी जी के साथ करके ही मानेंगे। ये साफ तौर पर समझ में आने लगा है समीर जी। बिल्कुल, ये साफ तौर पर समझ में आने लगा है। और न केवल एनडीए के घटक दलों के बीच जो मनमुटाव की खबरें हैं वो सतह पर आती दिख रही हैं, बल्कि नीतीश कुमार उन घटक दलों को एक तरह से इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ये भी साफ दिख रहा है। और दूसरी तरफ वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के संपर्क में भी है, ताकि इधर बिहार में उनकी सरकार सुरक्षित रहे, अगला चुनाव लड़ने के लिए अपना गठबंधन वो बदल सके और केंद्र की जो सरकार अपने सहयोगियों को और अपने विरोधियों को काबू में करने के लिए या उन पर दबाव डालने के लिए जो जांच एजेंसियों का सहारा लेती है, वो उस लायक न रह पाए कि वो सहारा लेने के लायक रह जाए। इन सारी जो राजनीतिक दुरभिसंधियां चल रही हैं, इसके केंद्र में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की खामोशी ये बता रही है कि वो कुछ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। और जो तैयारी जिसकी पृष्ठभूमि वो तैयार कर रहे थे उसमें काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, इसको भी बताएंगे कि किस तरह से वो सफल हो चुके हैं। साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से आरजेडी के नेता
नीतीश कुमार के खिलाफ इस समय उनका जो एक टोन डाउन हुए हैं, यानी उन्होंने एक समर्थन सा दिखाया है नीतीश कुमार को लेकर और सिंपैथी दिखाई है। बीपीएससी के छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, हालांकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही है, जो पिटाई हुई, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, उनके आरोप पुलिस पर लगे और पुलिस विभाग महकमा भी नीतीश कुमार के पास है। लेकिन उसके लिए दोषी ठहराया गया भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी। बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात है समीर जी। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, पप्पू यादव ने जिस तरीके से प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया, इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार के ऊपर हमला करने से सब बच रहे हैं इधर वाले लोग, और उधर बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर इसका दोष डालना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि समीर जी कि पहले तो अमित शाह ने कह दिया कि पार्टी फैसला करेगी कौन बनेगा, लेकिन उसके बाद बिहार के नेताओं की बैठक हरियाणा में होती है और हरियाणा से बिहार के नेता कहते हैं कि हम लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव। यानी नीतीश कुमार को यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि जो हरियाणा में बीजेपी ने किया, हरियाणा वही करेगी बिहार में, और जो जेजेपी का हाल किया वही जेजेपी का हाल जो है वो नीतीश कुमार का किया जाएगा। ये संकेत देने की भी कोशिश हो रही है और नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी वही करने जा रही है जो दुष्यंत चौटाला के साथ किया या एकनाथ शिंदे के साथ किया। लेकिन नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि वो एकनाथ शिंदे या दुष्यंत चौटाला नहीं है। मोदी जी जरा धीरे चलो, ये डगर है बहुत कठिन पंखट की, ये समझाना चाहते हैं और मोदी जी को बताना चाहते हैं कि मोदी जी आपकी असली राजनीति 4 जून 2024 के बाद शुरू हुई है, उससे पहले तो आपके अच्छे दिन चल रहे थे। राजनीति क्या होती है ये आपको अब समझ में आएगा। तो मोदी जी को राजनीति नीतीश कुमार पढ़ाने जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत हमें लगता है कि अमलेंदु जी तभी से हुई जब एकनाथ शिंदे का प्रकरण सामने आया कि उनको साथ लेकर चुनाव लड़ा गया और एक तरह से कहा भी गया जो जनसभाएं थी पब्लिक प्लेसेस पर कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी ये माना गया कि सीटें भले कम आएंगी और सीटें कम आनी ही थी क्योंकि ज्यादा सीटों पर तो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनको उनके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और फिर उनका मनचाहा विभाग भी नहीं दिया गया, उसके बाद नीतीश कुमार ज्यादा सतर्क हुए हैं और उनको लगा कि हमारी पार्टी तो खत्म करना ही चाह रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री का पद है, अगर जीतता है एनडीए गठबंधन, हालांकि तमाम तरह की जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है उसको देखते हुए इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें अगला मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है और इसका संकेत बीजेपी के राज्य स्तर के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक दे चुके थे। वहां विजय सिन्हा ने भी कह दिया कि हम बिहार में हमारी इच्छा है कि हम अपनी सरकार बनाएं, यानी इस सरकार को अपनी सरकार के तौर पर देख नहीं रहे हैं। और इसी में जो बीपीएससी के छात्रों का यह आंदोलन आया, उसमें भी जिस तरह से बीजेपी दूरी बनाए हुए है और प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के नेता हैं और वो छात्रों के समर्थन में लगातार दिखाई पड़ रहे थे, हालांकि जब उन पर लाठियां बरसी तो गायब हो गए और छात्र उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं गायब होने का, उनको भड़काने का, वो अलग बात है। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये सारा कुछ जो छात्रों के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी की शह पर, उसके समर्थन पर या उसके निर्देश पर वो कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सभी यही आरोप लगा और उनके लिए बाबा यही कहा गया कि ये बीजेपी की बी टीम सबने यही कहा और साफ तौर पे कहा गया कि वहाँ छात्रों को इसलिए ले जाया गया ताकि वहाँ ले जाकर उनकी पिटाई करवाई जा सके। और जो आरोप लगाया पप्पू यादव ने वो तो साफ साफ कहा कि ये जो मसल पावर के जरिए उनकी, और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ कि प्रशांत किशोर के गुंडे जो हैं वो धमका रहे हैं छात्रों को, ये काफी ज्यादा वायरल हुआ। तो ये एक तरीके से समझा गया कि ये पूरी रणनीति जो थी वो बीजेपी ने तैयार की थी और प्रशांत किशोर उसको लीड कर रहे थे ताकि नीतीश कुमार को नुकसान जो है किसी तरीके से बीजेपी पहुंचाए। और नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि अब जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे बीजेपी के इस तरीके के षड्यंत्र बढ़ते चले जाएंगे, तो नीतीश कुमार बीजेपी के किसी भी षड्यंत्र को अब कामयाब होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए अब नीतीश कुमार जो है बहुत जल्दी बड़ा खेल कोई करने जा रहे हैं। तो ये जो बड़ा खेल करने जा रहे हैं उसकी तैयारी के लिए वो दिल्ली आए। हालांकि दिल्ली वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि
अर्पित करने आए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, पर बीजेपी के बड़े नेताओं किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। शांति से वो वापस दिल्ली से पटना लौट गए, और जब पटना लौट गए तो इसी से ये सारी चीजें और मजबूत हो गई। ये सारे जो कयास थे और जो संभावनाएं और जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार एक बड़े परिवर्तन का मूड बना चुके हैं, वो चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। और आपको दिखाएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठियां बरसाई गई, पटना में उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, उसकी किन शब्दों में निंदा की है। तो जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, जिस तरह से लिखा है, उससे साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, और पूरा हमला जो है वो वहां की एनडीए सरकार पर है, और पूरा हमला भारतीय जनता पार्टी पर है, आरोप सारे भारतीय जनता पार्टी पर है। लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। इस इतने बड़े ट्वीट में अमलेंदु जी एक शब्द भी नीतीश कुमार का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, जबकि बिहार की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार का नाम नहीं है और एनडीए सरकार और भाजपा कहा जा रहा है। समीर जी, ये साफ तो समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने भी एक बार तो कहा कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर पर ही सवाल उठाए। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो चल रहा है बिहार में उसके निहितार्थ क्या हैं, और बिहार किस तरफ बढ़ रहा है और देश किस तरफ बढ़ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश का मसला जो आ रहा है वो भी साफ समझा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस कांड को हवा जो है वो नीतीश कुमार दे रहे हैं अच्छे तरीके से। यानी नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जो उनके सजाती हैं, उनको लामबंद करके एक नया समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। समीर बिल्कुल, जो एक अखिलेश यादव का नारा है उनकी पार्टी का कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो अब नीतीश कुमार उस लामबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और एनडीए के जो घटक दल हैं जो इन जातियों और समुदायों से आ रहे हैं, उनको एक तरह से वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है, राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी पर सीधे तौर पर नाम लेकर उन पर हमला बोला है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। पिछले 6 साल से, यानी लगभग जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, सूचना निदेशक पद पर वो बने हुए हैं, शिशिर सिंह, सीधे उन पर हमला बोला है उनका नाम लेकर। और उधर एकनाथ शिंदे की नाराजगी पहले से ही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको भी नीतीश कुमार का साथ मिल रहा है। तो ये पूरी लामबंदी जिस तरह से हो रही है बड़ी महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए में जो सबसे एक मजबूत सहयोगी है, उसकी संख्या नीतीश कुमार से भले कम है, लेकिन मजबूती वो कहीं ज्यादा है, उसकी भी अदावत अब बढ़ रही है बीजेपी के साथ। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी, यानी चिराग पासवान की पार्टी। उनके 5 सांसद हैं लोकसभा में, बहुत मायने रखते हैं जब एक सांसद जुड़कर बहुमत बना रहे हो। उस स्थिति में 5 सांसदों का होना किसी पार्टी में बहुत मायने रखता है। 7 सांसद एकनाथ शिंदे के पास हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी की भी दूरियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। तेजस्वी यादव के साथ पिछले दिनों उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद ही चिराग पासवान के करीबी के यहां ईडी के छापे पड़ते हैं। यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी अब दूर हो चुकी है, क्योंकि ईडी के छापेमारी इतनी जो एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है चिराग पासवान को, और बेहद करीबी व्यक्ति के यहां छापेमारी की गई थी।
तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से अब संकट में घिरी हुई है। बिहार उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर दिखाई पड़ने वाला है। बिल्कुल समीर जी, केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा सीधा इसका असर दिखाई पड़ेगा और दिखाई पड़ना शुरू भी हो गया है अगर देखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जो तैयारियां कर रहे हैं और नीतीश कुमार की तैयारियों के साथ ही कल जिस तरीके से आशीष पटेल जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उनके पति हैं, उन्होंने जो खुली चिट्ठी एक तरीके से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाली है, ट्विटर पर और फेसबुक पर, वो सीधे सीधे ये इशारा कर रही है कि किस तरीके से अब जंग का मैदान जो है वो तैयार हो रहा है। जंग का मैदान सिर्फ बिहार नहीं होगा, जंग का मैदान अब उत्तर प्रदेश भी बनने वाला है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें पड़ेंगी। दूसरा समीर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतकर आते हैं वाराणसी, वहां पर नीतीश कुमार की सजातीय बंधुओं की काफी संख्या है, और ये समझा जाता है कि नीतीश कुमार अगर खिलाफ होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में ही वाराणसी से जीतना कठिन हो गया था, अगले चुनाव में तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यानी नीतीश कुमार बहुत पक्के इंतजाम करके चल रहे हैं कि मोदी जी कुर्सी से भी जाएं प्रधानमंत्री की, और दोबारा सांसद चुनकर भी ना आ पाए बनारस से, इसका भी इंतजाम जो एक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का भी असर जो है वाराणसी पे है समीर जी। तो बहुत कुछ अंदर अंदर चल रहा है। तो अब केवल नीतीश कुमार जो है वो मोदी जी की मुसीबत नहीं है, अब मुसीबत में जो इजाफा हो रहा है वो नीतीश कुमार के साथ अनुप्रिया पटेल जो उन्हीं की सजाती हैं, उनका नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है। एकनाथ शिंदे पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मसले पर अमित शाह को सीधी सीधी एक तरीके से चुनौती दे चुके हैं, जब वो दीक्षा भूमि पहुंचे नागपुर में, और दीक्षा भूमि पहुंचकर उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तारीफ में कसीदे पढ़े। जी बिल्कुल, ये पूरा का पूरा एक समीकरण जो बनता दिख रहा है एनडीए के भीतर, यानी एनडीए के घटक दल वो जिस तरह से अब यूनाइट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ, और खास तौर पर जो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का भाषण था वो 10-12 सेकंड का, उसके खिलाफ जिस तरह से अब लामबंदी हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि इस लामबंदी का सीधा असर केंद्र की मोदी सरकार पर पड़ने वाला है, एनडीए सरकार पर, बिहार के राजनीतिक समीकरण बहुत कुछ उलटफेर ला सकते हैं देश की राजनीति में, यह साफ हो गया है। इसके संकेत तमाम मिल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट दिख रहा है नीतीश कुमार के प्रति नरमी वो दिखाई पड़ रही है, बहुत साफ संकेत है। लेकिन उससे भी ज्यादा साफ संकेत तेजस्वी यादव के सुरों में, तेजस्वी यादव की बातों में नीतीश कुमार के प्रति जो नरमी और हमदर्दी दिख रही है वो मायने रखती है। एक बार सुनेंगे बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर ही हमले कर रहे थे, लेकिन अचानक इस मुद्दे पर जिसकी जिम्मेदारी वास्तव में अगर पिटाई हुई है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, पुलिस उसके अंडर में आती है और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ही पास है, बावजूद इसके तेजस्वी यादव का भी निशाना भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार, ये सब रहे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं रहे। और नीतीश कुमार का जिक्र अगर वो कर भी रहे हैं तो बड़ी हमदर्दी के साथ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है। तो सुनते हैं क्या कहा है तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर, और जिससे ये पता लग रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच जो दूरियां थी वो फिर नजदीकियों में बदल रही हैं। और इन्हीं स्थितियों में अब ये कयास लग रहे हैं कि जल्दी ही लालू प्रसाद यादव की और नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। सुनते हैं तेजस्वी यादव को। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं, और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, तो पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं है। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में, दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने
छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे। तो ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव, और अब खबरें आ रही हैं कि लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार की मीटिंग भी होने वाली है। दिल्ली से लेकर पटना तक वो बीजेपी के बड़े नेताओं तक से नहीं मिल रहे हैं, अमित शाह से और पीएम मोदी से भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लालू यादव से उनकी मुलाकात होने वाली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस बीच हमारे साथी अविनाश पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं नीतीश कुमार की कार्यशैली की, कि किस तरह से वो अपने सपोर्टर्स को जब बदलते हैं तो उसके पहले किस तरह से वो तैयारी करते हैं और उसका असर कैसे दिखाई पड़ता है। जी अविनाश। जो नीतीश कुमार जब भी तैयारी करते हैं पाला बदलने की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो हल्के से संकेत देते हैं, लेकिन वो अपने जो सबसे उनके करीबी होते हैं उनको भी ये पता नहीं होता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। और नीतीश कुमार एकदम से तैयारी, मतलब ये नहीं, वो घोषणा जरूर करते हैं, आपको एकदम से चौंका देते हैं कि सुबह एकदम से वो राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं और इस्तीफा दे देते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये तो पलटी मार गए हैं। लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो प्लानिंग 4-6 महीने पहले से बनना शुरू हो जाती है। जब 2022 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो उसकी भी तैयारी 4-6 महीने पहले से स्टार्ट हो गई थी। 22 अप्रैल को 2022 में नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचते हैं इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए, और वहां वो कोई भी राजनीतिक बयान नहीं देते उसके बाद, कि भाई ये कहा जाता है कि भाई मिलने के लिए गए थे, इफ्तार की पार्टी में आते जाते रहते हैं सभी, क्योंकि विरोधियों को वो अपना दुश्मन मान के नहीं चलते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि 4 महीने बाद 10 अगस्त को 2022 में अचानक वो राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं और अपना इस्तीफा दे देते हैं। तब पता चलता है कि 4 महीने पहले से इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। और अब आप देखिएगा, इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। 22 जुलाई को केंद्र सरकार से जब सवाल पूछा गया संसद में कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, तब भी 22 तारीख थी, 2 साल पहले 22 तारीख फिर आई। 22 तारीख को ये सवाल होता है और केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो शर्तें नियम हैं उसके दायरे में बिहार नहीं आता है। और उसके बाद से ही लालू यादव की तरफ से भी वो सवाल किए गए कि भाई आपका तो मुख्य मुद्दा यही था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और अब तो जो सरकार है वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। इससे अच्छा आप हमारे साथ में आइए, सरकार अपनी बनेगी और वो उस सरकार भी अपनी ऊपर डिपेंड होगी, तो आराम से विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार सरकार से नाराज हैं, फिर उसके बाद कुछ घोषणाएं भी की गई, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा ना मिलने के चलते नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से दूर होना शुरू हो गए। और बाद में तो जो अमित शाह का जो बयान थे वो तो दूसरी बात है। और अब क्योंकि जो 30 तारीख को राज्यपाल से मिलने भी पहुंच गए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि जब वो 10 तारीख को राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे 2 साल पहले, तो 10 अप्रैल को, और उसके बाद वो तुरंत ही फिर लालू यादव से मिलने पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ जो नए राज्यपाल आए हैं उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, अभी वो राज्यपाल बस खाली एक तरीके से नॉमिनेट हो गए हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। जब उनको जो वहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलवाएंगे उसके बाद वो विधिवत रूप से कार्यभार संभालेंगे। तो अभी उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात के बाद अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी से उनकी बातचीत शुरू हो गई है। जो आरजेडी के जो करीबी लालू यादव के करीबी हैं भाई बीरेंद्र सिंह, जो विधायक हैं आरजेडी के, उनका भी बयान आया है कि नीतीश कुमार सेकुलर व्यक्ति हैं और वो वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे। और इसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले हैं, और उनकी लालू यादव से बातचीत भी शुरू हो गई है। और अब खबर ये भी आ रही है वो कभी भी लालू यादव से जाकर मिल सकते हैं। तो लालू से मिलना, और इधर जैसे ही राज्यपाल शपथ लेते हैं और उसके बाद ही 24 घंटे के अंदर ये बोला जा रहा है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद 14 तारीख आ जाए, लेकिन शायद अब 14 तारीख की नहीं, 4 तारीख को ही बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। शुभ मुहूर्त का भी इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि भाई क्योंकि लालू यादव भी नहीं चाहते कि बीजेपी को ज्यादा मौका मिले, और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि भाई यदि बीजेपी को मौका मिलता है तो उनकी पार्टी में टूट फूट हो सकती है। पिछली बार भी इस तरह की कोशिश की गई थी, और जब तब भी नीतीश को जैसी भनक लगी कि भाई अब तो यदि ज्यादा देर हुई तो पार्टी टूट सकती है, तो इसलिए उन्होंने तुरंत पाला बदल लिया। रात को मना करते हैं कि नहीं हम बीजेपी के साथ में रहेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे, और सुबह देखते हैं तो पाला बदल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार को यह पता है कि अगर वो चालें चल रहे हैं तो इसी तरह से शहमात का खेल भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है, और उसकी निगाह उनके सांसदों पर, विधायकों पर, दोनों पर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के लिए इस समय सांसद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खतरे में
केंद्र सरकार आ जाएगी, क्योंकि बिहार में तो चुनाव साल भर भी अब नहीं बचा है, नवंबर में चुनाव होने हैं, तो बिहार में ज़्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन सत्ता जरूर बिहार की बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगी, वो कितने भी विधायक तोड़ लें, क्योंकि जो लालू यादव हैं, आरजेडी वहाँ इंडिया गठबंधन है, उसको ज़्यादा विधायक नहीं चाहिए, 7-8 विधायक चाहिए। यदि बीजेपी जो जेडीयू के हैं 44 विधायक हैं, 44 में से यदि 35 विधायक भी तोड़ लेती है तब भी सरकार नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए केंद्र, जो मोदी की चिंता है वो केंद्र को लेकर है कि यदि 12 विधायक जाते हैं तो फिर केंद्र की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, निशाने पर एलजेपी के सांसद, जेडीयू के सांसद हैं और एलजेपी के भी हैं, क्योंकि यदि नीतीश कुमार जाएंगे तो फिर ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी खिसक जाएंगे, क्योंकि इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपना नेता मान चुके हैं। तो क्योंकि वो केंद्र से दूर हो रहे हैं, क्योंकि जो बयान भी आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने में, वो एक तरीके से जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, उसके खिलाफ ही उनके बयान आए हैं। बयान आ रहे हैं और उसका असर दिख रहा है कि बीजेपी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, ईडी की छापेमारी उनके करीबी उल्लास पांडे के यहाँ, वो दिखा रहा है कि वहां भी शहमात का खेल चल रहा है। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से उल्लास पांडे पर छापा पड़ा है उनके ठिकानों पर, उसको ये तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जो मुलाकात 1.5 घंटे जो उनकी बैठक हुई है बंद कमरे में, और वो इतनी गुप्त बैठक हुई है कि 3 दिन तक तो इसकी खबर भी नहीं लगी थी। जब उल्लास पांडे के यहाँ छापा पड़ा तो उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि इस तरीके की कोई बैठक भी हुई है, और उस बैठक को गुप्त रखना और करीब 1.5-2 घंटे तक मुलाकात होना, जाहिर सी बात है कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये मुलाकात भी यदि हुई है तो इसको भी नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार से सिग्नल मिला होगा उसके बाद ही तेजस्वी यादव इस तरीके से सक्रिय होते हैं, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है। यदि चिराग पासवान को जाना है तो वो उस चुनाव के समय जाएंगे, क्योंकि इस समय यदि जाते हैं तो उनका केंद्र का मंत्री पद भी चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरी तरीके से समीकरण बिठाए जा रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है केंद्र सरकार के लिए। वहां जो इन सब बनते बिगड़ते समीकरणों का जो असर है, असली असर वो दिखाई पड़ेगा केंद्र सरकार पर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार की राजनीतिक घटनाओं से, इसलिए सबसे ज्यादा वो चिंतित दिखाई पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि 17 एमपी जाएंगे एक साथ में, आप सिर्फ 19 विधायकों मतलब सांसदों का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 272 चाहिए, 293 है। यदि इसमें से 17 निकल जाते हैं तो ये 275 रह जाएंगे। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वो बोलते भी थे कि हमको एक सांसद वाली पार्टी भी आगे आंख दिखा जाती है। तो वही स्थिति इस सरकार की भी हो जाएगी। 2 सांसद वाली जो पार्टी होगी वो भी आंख दिखाएगी। आज तो आप 16 सांसद वाली पार्टी को भी नहीं गिनते हैं, लेकिन उस समय पर आपके लिए 2 सांसद और 1 सांसद और कहो तो निर्दलीय सांसद भी होगा ना, वो भी कहेगा कि भाई हमको मिनिस्टर बनाओ या हमारे क्षेत्र में ये काम कराओ। तो फिर ये सरकार जिसको आप अभी तक मोदी सरकार और एक तरीके से हम तो तानाशाह सरकार बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि जो सरकार फैसला लेती है सहयोगियों से एक तरीके से डिस्कस भी नहीं करती, उनको बता देती है कि भाई ये फैसला हो रहा है, आपको समर्थन करना है। उसके बाद एक सांसद से भी आपको राय मशवरा लेना पड़ेगा कि भाई हम इस तरीके से कोई विधेयक लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, वो दिखाई पड़ गया जब इस 2024 के चुनाव परिणामों के बाद 240 सांसद जब आए, उसके बाद से लगातार कैसे अपने फैसलों को पलटने पड़ रहे हैं। तो जो 56 इंची सरकार एक मुहावरा बन गया था, अब वो सरकार अब दिखाई पड़ रहा है कि कितने इंच की रह गई है। और उसमें जो आपने बहुत सही उदाहरण दिया कि एक सांसद भी आंख दिखा जा रहा है, तो वो इस समय भी स्थिति बनी हुई है। और जिनके पास 16 सांसद और 12 सांसद हैं, जाहिर सी बात है वो तो आंख दिखाएंगे ही, और उनकी आंख दिखाने का असर भी हो रहा है, दिख रहा है। हाँ, असर तो दिखाई दे रहा है, तभी तो बिहार को पैकेज दिए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश को पैकेज दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो नीतिगत कई मामले हैं, उन मामलों में इनकी ज्यादा सुनवाई नहीं हो रही। जैसे यूसीसी का मामला हो, वक्फ बोर्ड विधेयक वाला मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं बीजेपी के जिसको लेकर ये लोग काफी अनकंफर्टेबल हैं। चाहे लेटरल एंट्री वाला मामला बीच में निकल कर आया था, तो जो रद्द भी इसीलिए की गई कि भाई ये लोग नाराज हो गए थे सहयोगी दल। नहीं, यदि आज से साल भर पहले इस तरीके की कोई योजना बीजेपी लेके आती तो कितना भी विपक्ष विरोध कर लेता, सहयोगी कितना भी विरोध करते, लेकिन उन्हें मतलब ही नहीं था। सहयोगी विरोध करते दिखते भी नहीं थे। आप 10 साल का पूरा इतिहास देख लीजिए, कौन सा कोई ऐसा बिंदु मुद्दा आया हो जहां पर, जबकि उनकी जो सहयोगी है राज्यों में, उनकी सरकारें संकट में पड़ रही थी, उनके अपने वोट बैंक संकट में पड़ रहे थे, फिर भी किसी ने इस तरह से विरोध नहीं किया। हाँ, राज्यों में विरोध नहीं किया। दूसरी बात यह थी कि जो सरकार भी थी, यदि 1 साल पहले भी आप देख लें तो केंद्र में सारे मंत्री बीजेपी के थे। सहयोगी के नाम पर 1 या 2 मंत्री थे, आरबीआई के 8 वाले थे, और उसके बाद तो कोई दिखाई भी नहीं देता था कि सहयोगी का कोई मंत्री भी है।
8 वाले से दिखता था कि एनडीए की सरकार नहीं तो वो बीजेपी की सरकार थी। तो जाहिर सी बात है कि उनको ना तो कैबिनेट के अंदर किसी तरीके का विरोध मिलता था, क्योंकि 303 उनके पास खुद ही सांसद थे, तो उनको जरूरत भी नहीं पड़ती थी किसी भी तरीके का। खाली राज्यसभा में जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए समीकरण बैठाना पड़ता था। तो सहयोगियों की उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी और उसका असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में जितने बीजेपी के पुराने सहयोगी थे वो सब के सब खत्म हो गए। एक चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो नए जुड़े थे, आगे लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ही जुड़े थे, तो उनका अपना वोट बैंक था, वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, तो वो बच गए। बाकी के बीजेपी के जितने भी सहयोगी थे वो सारे के सारे नुकसान में गए थे। तो और अब तो यदि मोदी के साथ 5 साल तक रहते हैं तो फिर जैसे अमलेंदु जी ने बताया कि जेजेपी की जो हालत हुई या पीडीपी की जो हालत हुई, बीजेपी के सहयोगियों की जो हालत 5 साल उनके साथ में रहने के बाद हुई थी, वही हालत उनके सहयोगियों की होनी है। और ये चीज़ नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और ये चीज़ चंद्रबाबू नायडू भी समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में तो अभी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो संभवतः लालू यादव से आज या कल कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है। कहा तो यह जा रहा है कि आज शाम को भी उनकी मुलाकात हो जाए। यदि जो भी कुछ होता है तो उस पर नजरें तो बनी हुई हैं, लेकिन लालू से नीतीश की मुलाकात का मायने सीधा सीधा ये है कि ये सरकार किसी भी समय पलट सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, ये आपने इतनी पूरी क्रोनोलॉजी समझाई थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण बात है कि वो सरकार जो 56 इंची सरकार थी, कैबिनेट के सहयोगियों का कोई मतलब नहीं होता था, संसद में कोई मतलब नहीं होता था, कभी विरोध कर सके, लेकिन अब वो विरोध लगातार कर रहे हैं और उनके विरोध का असर दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव रहा वो इस 2024 का साल जो बीत गया है उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना अगर देखा जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में रही है, क्योंकि उस घटना ने यह बता दिया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है। बिल्कुल समीर जी, 2024 का यही महत्व है और 2024 ने बताया कि भारत किसी भी तानाशाह व्यक्ति को या तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए दल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब भी कोई यहाँ तानाशाही की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा जनता उसको अच्छे से सबक सिखा देगी। हालांकि तानाशाहों की कोशिशें अभी बंद नहीं हुई हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि तानाशाहों की तानाशाही जो है वो चल नहीं पा रही। उस तानाशाही को रोज़ जो है कोई ना कुछ चुनौतियाँ मिल रही हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से अगर विपक्ष हमलावर है तो अंदर से अब नीतीश कुमार की तरफ से जो चीज़ें शुरू हुई हैं या एकनाथ शिंदे या अनुप्रिया पटेल की तरफ से जो चीज़ें शुरू हो रही हैं, ये साफ तौर पर संकेत दे रही हैं कि अंदर से भी अब उस तानाशाही को चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और केंद्र में समीकरण बहुत जल्द बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार जो खेल करने वाले हैं उससे केवल बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार जो है वो भी प्रभावित होने वाली है। समीर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। जब ये चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमटी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही स्वर बदल गए और वो मेरी सरकार कहने की बजाय सीधे तौर पर पहले तो मेरी सरकार या मोदी सरकार खुद बोलते थे, उसके बाद उन्होंने पहली बार 10 साल में एक बोला कि एनडीए सरकार और हमारी सरकार। तो ये बदलाव आया, कई मुद्दों पर सरकार को अपने फैसले पलटने पड़े, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ संशोधन बोर्ड का मामला हो, और भी कई मामले थे। लेकिन आप ये देखिए कि लोकसभा में शीत सत्र के दौरान जिस तरह से सरकार ने आगे बढ़ने की, प्रोएक्टिव होने की कोशिश की है, तो उससे लगा कि ये सरकार अपनी कार्यशैली बदलने नहीं जा रही है। जैसे 10 साल इसने बहुमत की सरकार चलाई है, अपने पास बहुमत होने के बावजूद, अब वो अल्पमत की सरकार भी उसी तरह से चलाना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार ने अब जो मोर्चा खोल दिया है, उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जो मोर्चा खोला हुआ है और अब उत्तर प्रदेश में आशीष पटेल ने जो मोर्चा खोल दिया है, तो ये लग रहा है कि अगर ये सरकार चाहेगी, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, की वो अपने उसी 10 साल की कार्यशैली को अपनाए रखे, तो ये उसके घटक दल किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल समीर जी, घटक दल तैयार हैं कि घटक दल जो है वो किसी भी हाल में अब वो सब नहीं होने देंगे जो पिछले 10 सालों में होता रहा है, और इसके साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं। जहाँ तक चिराग पासवान का जिक्र आया समीर जी, चिराग पासवान भी आप देखिए उन्होंने कई मसलों पर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है एक्शन मतलब रुख अपनाया है। लेटरल एंट्री पर सबसे पहले विरोध की आवाज उनकी तरफ से आई, वो तो बोल दिया कि कैबिनेट में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। और जो इस पे आया था वक्फ बोर्ड पर बिल, साफ कह दिया कि हमसे तो कोई चर्चा ही नहीं हुई कैबिनेट में, तो हमें नहीं मालूम क्या है, जब आएगा तब इस पे देखेंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा, और इसीलिए उन पर दबाव बनाने के लिए ईडी का जो है वो धमकी जो एक तरीके से दी गई चिराग पासवान को हुलास पांडे का ईडी भेजकर। तो अब बिहार में जो चीजें चल रही समीर जी, बिहार जो फिर एक तरीके से वो एक नया करवट बदल रहा है और बिहार जो है वो एक तरीके से नए समीकरण जो फिर तैयार करने जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और उस बिहार, चूंकि बिहार में इसी साल अब चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से अब राजनीतिक पलटी
गोली मारने की तैयारी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अब इन सब के बीच में जो वहां पर मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी उनकी है यानी राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है और आरजेडी के ही नेता तेजस्वी यादव के स्वर नीतीश कुमार के प्रति जो धीमे पड़े हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है। इन सारी चीजों को इन्हीं संदर्भों में देखकर जोड़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कुछ करने की तैयारी पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, बहुत ही खामोशी के साथ वो सारी चीजें बिल्कुल पक चुकी हैं। यानी जो पूरी राजनीतिक खिचड़ी, अगर जिस मुहावरे में हम बात करें तो राजनीतिक खिचड़ी पक चुकी है, बस वो बाहर तैयार परोसे जानी बाकी है। यानी एक झटका नीतीश कुमार कब देंगे अचानक, वो पता लगेगा और उसका सीधा असर दिखेगा केंद्र की एनडीए सरकार पर, मोदी सरकार पर। वो इसलिए कि अब एनडीए सरकार पूरी तरह से अपने सहयोगी दलों की ही कृपा पर निर्भर है और सहयोगी दलों में भी जो उसके पास सबसे बड़ा समर्थन है वो बिहार से ही आता है, क्योंकि बिहार में 12 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी में है और 5 सांसद एलजेपी में है, यानी चिराग पासवान की पार्टी पे। और जैसा अमलेंदु जी अभी बता रहे थे कि सरकार बनने के साथ ही चिराग पासवान को यह पता है कि सरकार उनके रहमो करम पर है, तो वो लगातार अपना प्रतिरोधी स्वर बुलंद करते रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रतिरोधी स्वर बुलंद करते रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी है समीर जी कि चूंकि वो एक तरह से कहा जाए धोखा खाए हुए हैं बीजेपी से, तो वो जानते हैं कि जब मौका लगेगा बीजेपी उनके ऊपर भी चोट करेगी। आपको याद होगा समीर जी कि चिराग पासवान का सिर्फ बंगला ही खाली नहीं कराया गया था, बल्कि बंगले के बाहर संविधान और एक तरफ रामविलास पासवान के फोटो थे, वो सड़क पर पड़े हुए थे। ये चित्र तो खूब वायरल हुए थे। तो चिराग पासवान अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं साथ में। तो अब नीतीश कुमार को भी, और नीतीश कुमार चिराग पासवान की दोस्ती इसीलिए हुई है समीर जी कि नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं बीजेपी क्या कर सकती है, और चिराग पासवान जो अभी तक हनुमान बने घूमते थे, उनको समझ में आ गया कि मोदी का हनुमान बनकर घूमने से क्या होता है। पूंछ में भी आग लगाती है भारतीय जनता पार्टी और घर में भी आग लगाती है, ये समझ में आ गया। तो अब ये दोनों मिलकर जो है वो बीजेपी की लंका में आग लगाना चाहते हैं समीर जी, ये अब समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, अब ये समझ में साफ आ रहा है। और जिस तरह की अब नीतीश कुमार, जैसा अभी अमलेंदु जी ने बताया कि वो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, तमाम दांव पेच चलते हैं और यही दांव पेच है कि बहुमत की सरकार ना होते हुए भी वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 6 बार मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली है। अब लगता है कि इसी कार्यकाल में वो 7वीं बार भी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और अगले कार्यकाल में बीजेपी के साथ रहने पर उनको मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद पूरी तरह से जब धूमिल नजर आने लगी, महाराष्ट्र की घटना के बाद एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद से ही उन्होंने अपनी ये राजनीतिक तैयारी शुरू की, जिसको अब बताया जा रहा है कि वो पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। यानी वो राजनीतिक तैयारी जो कर रहे थे वो अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है। यानी कहने का मतलब ये कि इन एनडीए गठबंधन को छोड़कर वो इंडिया गठबंधन में जाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। बीपीएससी में लगातार जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, बीपीएससी की में धांधली के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, उस मामले पर जिस तरह से विरोधी पार्टियां नीतीश कुमार पर हमलावर होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, उससे यह साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं। बिल्कुल समीर जी, ये साफ समझ में आ चुका है, नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं और अभी से सारा जो है वो तोपें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है मुड़ गई हैं विपक्ष की, ये साफ समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार जो है वो उसके नीचे से निकल के साफ साफ जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। और नीतीश कुमार भी अब ना आरजेडी पे कुछ बोल रहे हैं, ना कांग्रेस के विषय में कुछ बोल रहे हैं, ना किसी और के विषय में कुछ बोल रहे हैं साफ तौर पे। तो ये समझा जा सकता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक चुकी है, केवल खिचड़ी का सही पकने का इंतजार किया जा रहा है कि अच्छे से खिचड़ी पक जाए और शायद जो है वो 14 जनवरी को जब खिचड़ी पर्व होता है तब तक ये खिचड़ी नीतीश कुमार की पक चुकी होगी समीर जी। तो खिचड़ी पक चुकी होगी और वो घोषणा कर चुके होंगे, ये साफ दिख रहा है। और बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को लेकर भी ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में नीतीश कुमार कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। यानी जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि इस परीक्षा जिसको विरोध हो रहा है, जिसमें धांधली के आरोप लग रहे हैं, उसे भी रद्द किया जा सकता है। और इस आंदोलन को जिस तरह से निर्दलीय सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव उठा रहे हैं, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था और उनका भी हमला नीतीश कुमार के बजाय भारतीय जनता पार्टी पर है। और सबसे ज्यादा हमला वो कर रहे हैं जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर, पीके पर।
और ये कहते हुए कर रहे हैं, और जो भी तमाम वहां छात्र भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर छात्रों से हमदर्दी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। एक बार सुनेंगे पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि छात्रों का भी आरोप है, और ये आरोप तब और पुख्ता हुए जब प्रशांत किशोर छात्रों पर लाठियां जब बरस रही थी तो उनको लाठी खाते हुए छोड़कर चले गए, जबकि उससे पहले वो कह रहे थे कि लाठी बरसेगी तो पहली लाठी मेरे ऊपर पड़ेगी। लेकिन छात्रों को वो बेसहारा छोड़ गए। उसके बाद छात्र उन पर जबरदस्त हमलावर हैं और छात्रों के निशाने पर भी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन विरोधी पार्टियां नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अब बरत रही हैं। सुनते हैं पप्पू यादव किस तरह से इस आंदोलन के लिए बीजेपी को और प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहां एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। तो पप्पू यादव के निशाने पर भी प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहां आंदोलन कर रहे छात्र ये आरोप लगा रहे हैं और राजनीतिक दल भी आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच हमारे साथी अविनाश इस नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं और पहले क्या कर चुके हैं, तो वो पूरी क्रोनोलॉजी के कुछ अंश और लेकर आए हैं, कुछ नई बातें लेकर आए हैं जो बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलने से पहले क्या करते हैं, और वो सारे समीकरण एक बार फिर बिल्कुल उसी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। जी अविनाश। हाँ, बिहार के बारे में ये कहा जा रहा है, जो पहले भी हमने बताया है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे करके अपने कदम बढ़ाते हैं। और जो अब पिछली बार में हम देख रहे हैं, जब इस साल जो उन्होंने शुरुआत में जब चुनाव अपना पाला बदला था, आरजेडी से गठबंधन तोड़ा था और बीजेपी के साथ आए थे, तो उससे पहले जब वो राज्यपाल से मिलने के लिए जाते थे तो अमूमन उनके साथ में डिप्टी सीएम भी होते थे। लेकिन 26 जनवरी को जब राज्यपाल ने बुलाया तो नीतीश कुमार अकेले अपने मंत्रियों के साथ तो गए, उनके 2 मंत्री करीबी थे, वो उनके साथ पहुंचे हैं। अशोक चौधरी के साथ नीतीश कुमार जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को अपने साथ में लेके नहीं जाते हैं। और वही स्थिति आज दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार 30 तारीख को राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन एक भी डिप्टी सीएम, ना तो सम्राट चौधरी उनके साथ में थे, ना विजय सिन्हा उनके साथ में थे, कोई भी डिप्टी सीएम नहीं था, बीजेपी का कोई नेता उनके साथ में नहीं था। और परिस्थितियां इशारा वही कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि इस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ जेडीयू गठबंधन की बातचीत ही नहीं कर रही है। जब बीजेपी, हाँ, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है, आम आदमी पार्टी ने तो अपने सारे 70 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, कांग्रेस के भी अब 30-35 कैंडिडेट बचे हैं, बाकी उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिए हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि जेडीयू की तरफ से पिछली बार तो 2 सीटें उन्होंने दे दी थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जो ये संकेत दे रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा कदम उठा चुके हैं। और उसकी जो, क्योंकि यदि बीजेपी दिल्ली में चुनाव लड़ती है, साथ में चुनाव फरवरी में होगा, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका मायने सीधा सीधा है कि वो कभी भी कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन उनका सीधा सीधा जो दिखाई दे रहा है कि वो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और पाला बदलने की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है वो दिल्ली अकेले ही लड़ेंगे चुनाव। और ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जेडीयू दिल्ली के लिए अपने कैंडिडेटों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। जी, बहुत धन्यवाद अविनाश इस सारी जानकारी के लिए। तो इसका मतलब कि अब ये चीजें बहुत पुख्ता हो रही हैं
नीतीश कुमार क्या कदम उठा रहे हैं, पाला बदलने से पहले किस तरह से वो कदम उठाते हैं, खामोश रहते हैं लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ करते दिखाई पड़ रहे हैं, वही सारी चीजें सिलसिलेवार इस बार भी दिखाई पड़ रही हैं। और दिल्ली में भी वो बीजेपी के साथ कोई उनका अलायंस नहीं हुआ है, यानी अभी तक उनको सीटें नहीं हुई हैं, लेकिन चुनाव लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड उनकी पार्टी, और वो आने वाले दिनों में सीटों की घोषणा करेगी। कहने का मतलब यह है अमलेंदु जी कि ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी भी अब मान चुकी है कि नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं, केवल अब घोषणा होनी बाकी है। तो इसका मतलब यह है कि अब वो अपने दूसरे सहयोगी दलों को साधने में लगी होगी और साथ ही नीतीश कुमार के सांसदों को भी निश्चित तौर पर साधने में लगी होगी। लेकिन अब जिसको अब कहते हैं कि जब डाउनफॉल के समय, यानी जब वो डूबता जहाज होता है, तब वो कितना साधने में कामयाब रहेगी, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों पर भी अब उतनी पकड़ नहीं रह गई है। तमाम घटनाएं ये बता रही हैं केंद्र सरकार की। तो अब जो सहयोगी दलों के सांसद हैं उन पर कितनी पकड़ रहेगी, और अब तो अपनी पार्टी के सांसदों पर पकड़ नहीं रह गई है। यही समीर जी, और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ चुके हैं, चिराग पासवान भी समझ चुके हैं, और एकनाथ शिंदे भी समझ चुके हैं कि अब ईडी और सीबीआई के दम पर सरकारें बनाई और बिगाड़ी नहीं जा सकती हैं, सांसद नहीं खरीदे जा सकते हैं ईडी और सीबीआई के दम पर। और ईडी और सीबीआई भी ये समझ रहे हैं कि नई सरकार जो आएगी वो कायदे से ठीक कर देगी इन अफसरों को, जो मोदी की सरकार के जो एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। तो वहां भी चीजें बदल रही हैं काफी कुछ समीर जी, चूंकि जो देखिए अल्पमत की सरकार जो होती है वो अल्पमत की ही सरकार होती है, भले ही वो नाम के लिए आप मंत्री हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं ये अब समझ में आ रहा है अफसरों को भी। और ईडी ने भी जिस तरीके के फैसले लिए, जैसे तय किया गया कि अब केवल इस आधार पर कि साहब कोई षड्यंत्र हुआ है, इसके आधार पर ईडी अब कोई केस नहीं लेगी। इस तरीके के जो फैसले ईडी के अफसरों ने लिए हैं, ये साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी कि फलां विपक्ष के नेता को जाकर के खरीदने की कोशिश करो या धमकाने की कोशिश करो, तो ईडी अब उसके लिए नहीं जाएगी। ये चीजें सब सामने आ रही है। तो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अंदर से बहुत कमजोर हो चुके हैं, और उनके सहयोगियों को भी समझ में आ रहा है कि इस कमजोरी के समय में ही अगर वार नहीं किया गया कायदे का, तो फिर समय निकल जाएगा। तो समय जो है अभी अच्छा है, तो जब ये सूर्य जो है वो अपनी दिशा बदलेंगे, ठीक उसी समय जो है ये प्रहार जो है मोदी सरकार पर किया जाए। नीतीश कुमार ठीक उसी समय कोई बड़ा फैसला लेंगे और फिर देश की राजनीति जो है बदलती हुई दिखाई पड़ेगी समीर। और सबसे बड़ा एक जो एक कह लीजिए कि कारण मिला है, कह सकते हैं बहाना मिला है सहयोगी दलों को, वो गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने संसद के शीतकाल में दिया, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, जो मजाकिया तरीके से एक तरह से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, तमाम दलित संगठन आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। तो ये अब सहयोगी दलों को एक बड़ा मौका दिख रहा है। पिछले 25 दिसंबर को जिस तरह से बीजेपी ने बैठक बुलाई जेपी नड्डा के घर पर, और उसमें अमित शाह भी मौजूद रहे, और बैठक में सहयोगी दलों पर यही दबाव डाला गया कि वो इस मामले में बीजेपी का समर्थन करें, अमित शाह का समर्थन करें। किसी ने समर्थन की हामी शायद नहीं भरी, क्योंकि भरी होती तो उनके कुछ बयान आए होते अमित शाह के पक्ष में। और दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार तो उस बैठक में पहुंचे ही नहीं। हाँ, उसमें नहीं पहुंचे, लेकिन चार दिन बाद ही दिल्ली पहुंच गए। जी हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा अमित शाह से बिना मिले ही वापस पहुंच गए बिहार, पटना पहुंच गए वापस। जबकि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहा है तो समीर जी शिष्टाचार भेंट ही जो कम से कम प्रधानमंत्री से करता है, विरोधी दलों के मुख्यमंत्री आते हैं वो भी शिष्टाचार भेंट करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने वो शिष्टाचार भेंट भी नहीं की। तो इसका मतलब ये साफ समझा जा सकता है कि अब शिष्टाचार भी खत्म हो गया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में। यानी अब शिष्टाचार भेंट भी नहीं हो रही है। ये चीजें किस तरह बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल ये समझा जा सकता है। और नीतीश कुमार ने जो बिसात बिछाई है, उस बिसात में उनके साथ जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो सारे के सारे नीतीश कुमार के साथ इस मामले में दिखाई पड़ रहे हैं। आगे क्या होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से अब एनडीए के भीतर बगावत की आहट और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच में जो बिखराव की खबरें आ रही हैं वो महाराष्ट्र से होते हुए, बिहार से होते हुए अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार से अगर इसकी शुरुआत होती है तो केंद्र की मोदी सरकार का लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। बनी रहेगी हमारी नजर इन तमाम खबरों पर, इन तमाम मुद्दों पर, और जो भी नई ताजा खबरें आ रही हैं वो हम आप
तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, हमारे तमाम जो नियमित कार्यक्रम हैं उनके साथ बने रहिए, समाचार, खबरों और विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।